नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें पता है करंट का फॉर्मूला होता है I इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज करंट। तो हमने बेसिकली निकालनी है क्यू एंड टी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी डी। अगर एक में भी वी डी आ जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है, तो हमारे पास करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आ जाएगा। नाउ क्यू का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एन इंटू में ई, where n is number of electrons and E is charge on one electron। by quantization हमारे पास ये फॉर्मूला आया था Q इज़ इक्वल टू एन ई। अब लेट कर लेते हैं स्मॉल n बी द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और अगर हम कंडक्टर जो लेके चल रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, एल है हमारे पास उसकी लेंथ, तो हमारे पास इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ए एल। तो एन की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल एन की नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से आपके पास कैपिटल एन की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल एन इंटू में ए एल। सो क्यू की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल एल एन इंटू में ए एल मल्टीप्लाइड बाई ई। नाउ टी की वैल्यू क्या होएगी, लेंथ अपॉन में वेलोसिटी मीन्स एल बाई वी डी। सो यहाँ से आपके पास क्यू की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 दैट वाज आई इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी इसमें पुट कर दूँ तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी एन ए एल ई अपॉन में एल बाई वी डी। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, करंट की वैल्यू आ जाएगी एन ए ई वी डी, राइट। ये आपके पास करंट की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ वी डी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये रिलेशन है आपके पास करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। अगर मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में हमसे पूछ ले भी करंट और मोबिलिटी में क्या रिलेशन है, तो आप पुट कर दो वी डी इज़ इक्वल टू म्यू ई इंटू में ई। म्यू ई क्या है आपके पास मोबिलिटी, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी ए एन ई म्यू ई इंटू में ई। ये रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट के बीच में, या बोल सकते हो मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट के बीच में। अब अगर वो पूछ ले इन टर्म्स ऑफ ई टाउ एंड एम, तो क्या होएगा, वी डी की वैल्यू क्या होती है ई टाउ बाई में एम। सो करंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ए एन ई एज इट इज़, वी डी की जगह पुट कर लो ई टाउ बाई में एम। तो यहाँ से आ जाएगा ए एन ई स्क्वेयर टाउ ई डिवाइडेड बाय एम, राइट। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया करंट, रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड और मास के बीच में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओम्स लॉ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओम्स लॉ दिया था आपको जॉर्ज साइमन ओम्स ने, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ कहता है क्या है, ओम्स लॉ कहता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए मान लो यहाँ पर बैटरी लगाई है और यहाँ से आपका करंट फ्लो कर रहा है इन द सर्किट। तो अगर हम जनरल देखें तो अगर आप 5 वोल्ट की बैटरी ले रहे हो तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, अगर R1 है तो 5 डिवाइडेड बाई 1 5 एम्पियर आ जाएगी। और अगर यहाँ पर आप 10 वोल्ट की बैटरी लेते हो तो ऑब्वियसली जो करंट है वो ज़्यादा आएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा अगर रेजिस्टेंस आपकी 1 ओम है। ये आपने बेसिक कैलकुलेशंस 10th में भी की थी और ओम्स लॉ भी पढ़ा था। और जनरली आप दे भी सकते हो कि जितनी बड़ी आप बैटरी लेते जाते हो, मतलब जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो इन द सर्किट, उतना आपके पास करंट ज़्यादा आता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जितनी अमाउंट से इंक्रीज़ पहले हुआ था हर इंटरवल में उतने ही अमाउंट से इंक्रीज़ होगा। जैसे इसको एक एग्जांपल से देते हैं, मान लो 5 वोल्ट पे जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस लिया, करंट था 5 एम्पियर, तो 10 वोल्ट पे कितना आएगा 10 एम्पियर। रेशो जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, यहाँ पे रेशो 1 थी, यहाँ पर भी रेशो क्या आ गई 1। तो हम बोलेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर 5 वोल्ट पे करंट था 10 एम्पियर तो 10 वोल्ट पे कितना होना चाहिए 20 एम्पियर।
बिकॉज यहाँ रेशो आ रही थी 2, तो यहाँ पर भी रेशो आनी चाहिए 2। अगर V इंक्रीज़ करने से करंट इंक्रीज़ कर रहा है और V डिक्रीज़ करने से करंट डिक्रीज़ कर रहा है एंड उनकी रेशो सेम है, तो हम बोलते हैं कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो ओम्स ने क्या कहा था कि ओम ने कहा था कि I जो होता है इन एनी सर्किट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V की, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस की। बट कुछ फिज़िकल कंडीशंस होती हैं जो कंडक्टर की वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। अप टू 10th आपने फिज़िकल कंडीशन बोली थी कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है कंडक्टर का वो कांस्टेंट रहना चाहिए। बट अब आपने स्ट्रेन स्ट्रेस ये चीज़ें पढ़ ली हैं, तो ये भी फिज़िकल कंडीशन है। तो अब आप ये भी बोलोगे कि जो उसका मैकेनिकल स्ट्रेन है वो भी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। और फर्दर हायर और क्लासेस में जो भी और फिज़िकल कंडीशंस आएंगी आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, वो सारी कांस्टेंट रहनी चाहिए। फिज़िकल कंडीशंस चेंज ना हो उस कंडीशन पे जो आपके पास करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी कोई चीज़ होती है तो उस केस में आपके पास ग्राफ कैसे आएगा। अब आपने यहाँ पर वाई एक्सिस पर लिया है मान लो करंट और एक्स पे लिया है वी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि सेम इंटरवल के लिए यहाँ पर भी कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। जैसे मान लो ये 2 है, यहाँ पर 4 है, तो हम बोल रहे हैं कि रेशो सेम आनी चाहिए। तो नेक्स्ट 2 के लिए यहाँ पर भी रेशो कितनी आनी चाहिए, सेम। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, अगेन 4 आएगा। फिर नेक्स्ट 2 के लिए फिर 4 आएगा। तो आपके पास पॉइंट्स आपको इस टाइप से मिलते जाएंगे। तो ये आपके पास आएगी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इन केस ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इससे स्लोप कम ज़्यादा हो सकती है। स्लोप डिपेंड करता है टेंजेंट थीटा पर, मतलब चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वी। चेंज डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो चेंज इन आई आएगा यहाँ पर, क्योंकि वाई पर हमने करंट ले रखे है, आई ले रखे है, और एक्स पर वी ले रखे है, तो यहाँ पर आएगा डी वी। तो आप स्लोप देखते हो टेंजेंट थीटा से, मीन्स आपके पास ग्राफ ऐसा भी आ सकता है, 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 बट आएगा क्या, हमेशा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, फिर अब आपके पास एक्सप्रेशन था आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हो तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट आएगा आपके पास यहाँ पर आर, तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू वी बाई आर। यहाँ पर आता है वी इज इक्वल टू आई आर, सो आई इज इक्वल टू वी बाई आर आ जाएगा। आर इज़ नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिशन टू द करंट। अपोजिशन क्यों, क्योंकि आई के इन्वर्सली आ रहा है। ठीक है, मीन्स जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी आपके पास करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब ये रेजिस्टेंस डिपेंड किस चीज़ पे करता है, लेंथ पे करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे करता है, शेप पे करता है, नेचर ऑफ द कंडक्टर पे करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने करनी है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ डिड्यूस करने के लिए आपको किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, आई और वी की। अगर आई और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाते हैं तो आपका ओम्स लॉ डिराइव हो जाएगा। सो आपको आई की वैल्यू पता है क्या होती है, ए एन ई वी डी। यहाँ पर आप वी डी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लो तो आपके पास आई और वी के बीच में रिलेशन आ जाएगा। नाउ वी डी की वैल्यू आपके पास क्या होती है, ई टाउ बाई मी एम, एंड आपको पता है ई की वैल्यू क्या होती है, वी बाई में एल। सो वी डी की वैल्यू आ जाएगी ई वी बाई में एम एल इंटू में टाउ। राइट, इसको इसमें पुट कर दो आई के एक्सप्रेशन में, तो आई आ जाएगा आपके पास ए एन ई वी टाउ बाई में एम एल। तो यहाँ से वी आ गया आपके पास, बाकी सारी चीज़ें बाहर निकाल लो, तो ये आ जाएगा ए एन ई स्क्वायर टाउ बाई में एम एल, बाहर निकाल लिया, साथ में रख लिया वी। तो आई आ गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, वी बाई में आर होता है, तो आर की वैल्यू आएगी आपके पास एम एल डिवाइडेड बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ। राइट, ये आपके पास क्या हो गया, ओम्स लॉ की डिडक्शन होगी। फिर है आपके पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जैसे हमने अभी बोला, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल
रेजिस्टेंस। और मैथमेटिकली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, V इज़ इक्वल टू था आई आर, तो R इज़ इक्वल टू आ जाएगा V बाई में आई। R की यूनिट होती है आपके पास ओम, V की होती है आपके पास वोल्ट, I की होती है आपके पास एम्पियर। तो 1 ओम अगर डिफाइन करना हो तो वो आएगा 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। मीन्स 1 ओम इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर flows through the circuit when a potential difference of 1 volt is applied across the ends of the conductor। फिर अगर आपने इसके डायमेंशंस निकालनी है तो डायमेंशंस आप कैसे निकाल सकते हो, V और I के डायमेंशंस पुट करके। V का फॉर्मूला पुट कर दो वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, और I के तो आप सीधा ही A लिखते हो। वर्क डन क्या आते हैं आपके पास mL/T-2। Q की वैल्यू होती है I इज़ इक्वल टू Q बाई में T होता है, तो Q की आ जाएगी IT, तो ये आ जाएगा AT। इसको सॉल्व करके आ जाएगा M1L2T-3A-2। नेक्स्ट इज कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, जब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तब अपने पास करंट कंस्टिट्यूट होता है, एंड रेजिस्टेंस होता है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो ये अपोजिशन मिल क्यों रही है, मान लो ये हमारे पास कंडक्टर है, यहाँ पर हमने दे रखे है पॉजिटिव और यहाँ पे दे रखे है नेगेटिव। मीन्स यहाँ पर है हायर पोटेंशियल और यहाँ पर है लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे टुवार्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, मीन्स टुवार्ड्स द हायर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं इन द कंडक्टर तो वो कॉलिजन सफ़र कर रहे हैं किसके साथ, विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। तो इस वजह से क्या होता है, उनका जो टाइम है वो इंक्रीज़ कर जाता है पहुँचने तक का, पॉजिटिव एंड तक पहुँचने का टाइम इंक्रीज़ कर जाता है। टाइम इंक्रीज़ कर गया तो करंट की वैल्यू होती है Q बाई में T। जब टाइम इंक्रीज़ कर गया तो करंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज़। दैट्स वाई कॉलिजन से करंट डिक्रीज़ कर रहे हैं, एंड कॉलिजन से करंट डिक्रीज़ कर रहा है, और यही क्या है, रेजिस्टेंस का कॉज है, राइट। फिर है आपके पास फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो फर्स्ट फैक्टर है लेंथ। लेंथ इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाती है। R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L की। जैसे मान लो ये आपके पास कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L, सेम मटेरियल का आपने एक और कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ है 2L। तो जो इसमें रेजिस्टेंस है मान लो R है, तो इसमें रेजिस्टेंस 2R होएगी। मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रेजिस्टेंस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ। ये होता क्यों है, जैसे मान लो आप जा रहे हो, आपने जाना है 1 किलोमीटर और एक आपने जाना है 2 किलोमीटर, तो ओबियसली यहाँ पर जाते जाते आप थक जाओगे। अगर यहाँ पर आपको ट्रैफिक मिल रही है तो यहाँ पर आपको डबल ट्रैफिक मिलेगी। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स के केस में भी होता है, जितने उनको यहाँ पर कॉलिजन्स मिलते हैं उससे डबल उसकी ट्वाइस लेंथ में मिलेंगी, बिकॉज सेम मटेरियल है। दैट्स वाई जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली वेरी करती है विद लेंथ, ठीक है। सेकंड है आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के जो आर होता है वो इन्वर्सली वेरी करती है। कैसे, जैसे आपके पास एक कंडक्टर है जिसका एरिया है ए, इसमें रेजिस्टेंस मान लो आर है। अब आप इसका ले रहे हो 2A, एक और कंडक्टर ले रहे हो जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 2A है। लेंथ हमने सेम रख दी, यहाँ पर भी L थी और यहाँ पर भी L थी, ये बड़ा बन गया बट है L ही। तो अगर इसमें रेजिस्टेंस R थी तो यहाँ पर 2A है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगी आपके पास R/2। ऐसा क्यों है, क्यों अगर आपने एक नैरो लेन में चलना है और एक आप इससे डबल एरिया की लेन में चल रहे हो, तो आपको ओबियसली आप इजीली जा पाओगे। एक पतली सी भीड़ी सी गली में से जाना है और एक खुली रोड पे जाना है, तो कॉलिजन्स किसमें कम होंगे, इसमें। कॉलिजन्स इसमें कम मतलब रेजिस्टेंस इसमें डिक्रीज़ कर जाएगी। और सेम मटेरियल है तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली वेरी करेगी 1/A की। रेजिस्टेंस नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पर भी डिपेंड करती है।
नेचर पर डिपेंड करने का मतलब नेचर की कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे हम स्पेसिफाई कर सकें। तो यहाँ से आपका फैक्टर आता है रजिस्टिविटी। हमने अलग अलग मटेरियल्स की रजिस्टिविटी डिफ़ाइन कर रखी है। जैसे सिल्वर की होती है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻8। मर्करी की होती है आपके पास 98 इंटू 10⁻⁻8। एलोइस की जो होती हैं रजिस्टिविटी वो हायर होती हैं। एलोइस जैसे आप ले लो नाइक्रोम यूज़ करते हो आप हीटिंग एलिमेंट्स में, जैसे टोस्टर या सैंडविच या इलेक्ट्रिक रोड वगैरह उनमें यूज़ होता है ये नाइक्रोम। निकल, आयरन और क्रोमियम टाइप एलोय होता है ये। इसकी रेजिस्टेंस होती है 100 इंटू 10⁻⁻8। एलोय आप कोई भी ले लो उनकी रेजिस्टेंस आपको हमेशा मेटल से ग्रेटर मिलती है। सेमीकंडक्टर की आपके पास जो होती है वो और ज़्यादा ग्रेटर आती हैं एलोइज़, और फिर इंसुलेटर की आपके पास और ज़्यादा ग्रेटर आती हैं। ठीक है, तो फिर अब आपके पास फॉर्मूला क्या आया था, आर डायरेक्टली वेरी आया था आपके पास एल की, और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया था ए की। जब आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आर प्रोपोर्शनल आ जाएगा एल बाई ए की। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आते हैं, तो कांस्टेंट आएगा यहाँ पे रजिस्टिविटी। ये इसीलिए आप सिंबल यूज़ करते हो रो, जो कि ग्रीक सिंबल है। ठीक है, आर एच ओ रो बोलते हैं इसको। तो ये रजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी रो एल बाई में ए। अब रजिस्टिविटी को आप डिफ़ाइन कैसे कर सकते हो, अगर आपने L1 ले लिया मतलब यूनिट लेंथ ले ली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 ले लिया मीन्स यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया, तो जो रो है वो आर के इक्वल आ जाएगा। सो रजिस्टिविटी को आप डिफ़ाइन कर सकते हो एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ। ठीक है, resistivity of the material of the conductor is defined as the resistance of the conductor with unit cross sectional area and unit length। अब यूनिट क्या होएगी रेजिस्टिविटी की, आपने यूनिट निकालनी है रो की रेजिस्टिविटी की। तो रो का फॉर्मूला निकाल लो पहले। तो रो का फॉर्मूला आ जाएगा आर इंटू में ए बाई में एल। आर की मैंने आपको बताई थी क्या होती है ओम, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या आ जाएगी मीटर। तो आपके पास रेजिस्टिविटी की आएगी ओम मीटर। ओम के लिए आप सिंबल यूज़ करते हो ग्रीक सिंबल कैपिटल ओमेगा। तो ये ओमेगा सिंबल से भी आप डिनोट कर सकते हो ओम मीटर को। डायमेंशंस निकालने हैं तो डायमेंशंस भी कैसे निकाल सकते हो, आर ए बाई एल का ही यूज़ करके। आर के अपन पीछे निकाले थे, क्या आए थे M1 L2 T-3 A-2 इंटू में एरिया के आ जाएंगे एल स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएंगे लेंथ के लिए एल। तो ये आ जाएगा ML3T-3 A-2। फिर है आपके पास फैक्टर्स अफेक्टिंग रजिस्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस से हमने फैक्टर डिस्कस किए थे, अब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रजिस्टिविटी पढ़ेंगे। रजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब इसको कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट कर सकते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला था आर का ML डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने रजिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी है तो यूज़ करो आर इज़ इक्वल टू रो एल बाई में ए। तो आपके पास रो का फॉर्मूला आ जाएगा M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो रो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की, एंड फर्दर रो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम की। एम और ई जो हैं वो कांस्टेंट हैं, मास और चार्ज कांस्टेंट है। तो फर्स्ट है नंबर डेंसिटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नंबर डेंसिटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या, अगर नंबर आप बढ़ा रहे हो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ा रहे हो तो ओबियसली कंडक्टर सेम है तो वो टॉलीजेंस ज़्यादा करेंगे, तो रेजिस्टिविटी क्या कर जाएगी इंक्रीज़। फिर सेकंड है रिलैक्सेशन टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहीं से आपका टेम्परेचर की डिपेंडेंस आएगी। जैसे मान लो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया कंडक्टर का, सबसे पहले हम कंडक्टर का केस डिस्कस कर रहे हैं। तो कंडक्टर के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होएगा, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो ज़्यादा मूव करेंगे मीन्स टॉलीजेंस बढ़ जाएगा। टॉलीजन बढ़ जाएगा तो टाइम बिटवीन द टॉलीजन क्या कर जाएगा डिक्रीज़। तो यहाँ से रो क्या कर जाएगा इंक्रीज़, बिकॉज रो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम की।
तो यहाँ से आपके पास एक और चीज़ आ रही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी रजिस्टिविटी इंक्रीज़ कर जाती है। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला भी आता है कि जो पहले रजिस्टिविटी थी उससे सम अमाउंट अल्फ़ा टी लेते हैं वैसे, और इनटू में रो नॉट। तो यहाँ से इस टाइप से टेम्परेचर, ये टी टेम्परेचर है, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से आपकी रजिस्टिविटी बढ़ जाती है। यहाँ पर आपने रिलैक्सेशन टाइम और टेम्परेचर का सेम वेरिएशन आएगा और एक आएगा एन के इन्वर्सली। ठीक है।